दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल छू लेने वाली रोमांच और भावनाओं से भरी हुई इस फिल्म में, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो किसी कल्पना पर नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि जब जिंदगी की नाव तूफानों में फंस जाती है, तब भी उम्मीद की एक छोटी सी डोर हमें जिंदा रख सकती है। ये कहानी है 2018 में रिलीज हुई फिल्म एड्रिफ्ट की, जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है एक अजीब सी शांति से, लेकिन ये शांति डरावनी है। नीला समंदर, टूटी फूटी नाव और खून से लथपथ एक लड़की जिसके चारों तरफ बिखरा हुआ सामान पड़ा है। दरअसल इस लड़की का नाम टैमी है, जो धीरे धीरे होश में आती है और जैसे ही आंखें खोलती है तो उसका पहला सवाल होता है कि रिचर्ड, तुम कहाँ हो। वह उसे हर तरफ तलाश करती है, लेकिन रिचर्ड का कोई पता नहीं था। फिर वह किसी तरह बोट के ऊपरी हिस्से में आकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन चारों तरफ नीले समंदर के सिवाय कुछ भी नहीं होता। फिर वह उस रस्सी को चेक करती है जिसके साथ रिचर्ड बंधा हुआ था, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 5 महीने पहले का समय दिखाया जाता है। फिल्म की शुरुआत ताहिती नाम के एक आइलैंड से होती है, जहां टैमी मौजूद है। वह एक बेफिक्र लड़की है जो दुनिया घूमना चाहती है। वो किताबें पढ़ती है, नाव पर काम करती है और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती है। जब कोस्ट गार्ड उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो पूछता है कि तुम क्या काम करती हो। तामी का जवाब होता है कि मैं वही करती हूँ जो अगली जगह जाने के पैसे दे दे। दरअसल टैमी को राफ्टिंग करना और दुनिया घूमना बहुत पसंद है, इसीलिए उसे जो भी काम मिलता है उसे करके पैसे कमा लेती है और आगे के सफर पर निकल जाती है। एक दिन इसी खूबसूरत लोकेशन पर उसकी मुलाकात रिचर्ड से होती है, जो कि एक ब्रिटिश नाविक है और समंदर से बेपनाह मोहब्बत करता है। उसके पास खुद की बोट भी है जिसका नाम मायालुगा है, जिसका मतलब होता है जो क्षितिज को पार करती है। तभी रिचर्ड उसे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। टैमी बताती है कि वह एक वेजिटेरियन है, हालांकि रिचर्ड उसके लिए वेज खाना बनाने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। टैमी ये देखकर काफी इम्प्रेस होती है कि रिचर्ड अकेले ही काफी सारी जगह घूम चुका है। ये बात उसे उसके आगे के सफर के लिए मोटिवेट करती है। तभी वह रिचर्ड से पूछती है कि अकेले सेल करना कैसा लगता है। रिचर्ड कहता है कि ये बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस है। जब मैं सफर पर होता हूँ तो नींद पूरी नहीं होती, समंदर से चिढ़ हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद भ्रम होने लगता है। टैमी पूछती है कि अगर मजा नहीं आता तो अकेले सफर करते ही क्यों हो। रिचर्ड कहता है कि ये एक ऐसा एहसास है जिसे मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो मैं ये एहसास तो मैं भी करवा सकता हूँ। चूंकि टैमी को घूमना बेहद पसंद था, इसीलिए वह रिचर्ड के साथ आने के लिए मान जाती है और ये दोनों अगली सुबह सेल करने निकल जाते हैं। टैमी को बोट पर आकर बेहद खुशी होती है, जिसके बाद ये दोनों एक बीच पर जाकर साथ में समय बिताते हैं, जहां से इन दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। अब सफर पर निकले हुए इन्हें कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रिचर्ड टैमी को एक ड्रेस गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद आती है। साथ ही वह उसे अपने साथ दुनिया घूमने के लिए इनवाइट करता है। टैमी जिसके लिए तुरंत मान जाती है, जिसके बाद ये लोग सबसे पहले जापान जाने का डिसाइड करते हैं। तभी इनकी मुलाकात एक बूढ़े कपल से होती है जो रिचर्ड को पहले से जानते थे। ये लोग बताते हैं कि हमें जरूरी काम से लंदन जाना पड़ रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी बोट हजाना को ताहिती से सैन डियागो तक लेकर जाओ। ये सफर 4000 मील लंबा है, जिसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा। इस काम के लिए हम तुम्हें $10,000 देंगे, साथ ही एक फर्स्ट क्लास रिटर्न टिकट भी देंगे। कुछ देर विचार करने के बाद रिचर्ड मान जाता है, क्योंकि इतने पैसों में उसके पूरे साल का खर्चा निकल सकता था। लेकिन वह 2 रिटर्न टिकट्स की डिमांड करता है ताकि वह टैमी को भी अपने साथ ले जा सके। हालांकि टैमी उस दिशा में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सैन डियागो उसका घर है। वह कहती है कि मैं अभी घर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिसके बाद रिचर्ड कहता है कोई बात नहीं, हम इस ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। वैसे भी आधी दुनिया घूमने के बाद तुम मुझे मिली हो, अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। ये सुनकर टैमी को काफी खुशी मिलती है और साथ ही वह रिचर्ड के साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर अगली सुबह ये दोनों ताहिती से सैन डियागो के लिए रवाना होते हैं, जो कि वाकई एक लंबा सफर होने वाला है। अब सेल करते हुए इन्हें कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इनकी मंजिल अभी भी काफी दूर थी। हालांकि ये रोमांचक सफर रिचर्ड और टैमी को और नजदीक ला देता है। दरअसल अब ये दोनों हमेशा साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। फिर एक दिन रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए टैमी मान जाती है और फिर रिचर्ड उसे एक रिंग पहनाता है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। तभी एक दिन समंदर में तेज हवाएं चलने लगती हैं
और रेडियो पर तूफान के आने की चेतावनी जारी हो जाती है, जिसे सुनकर रिचर्ड कहता है कि हमें अपना प्लान बदलना होगा। तूफान तेजी से हमारी ही तरफ बढ़ रहा है, अगर इसकी चपेट में आ गए तो मारे जाएंगे। टेमी कहती है कि हमें अपनी दिशा बदलकर हवा के साथ होना होगा और जब तूफान थम जाएगा तो हम फिर से सैन डिएगो की तरफ बढ़ने लगेंगे। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं और नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उस रात समंदर उफान पर होता है, आसमान में बिजली कड़क रही है और समंदर की बड़ी बड़ी लहरें नाव को झकझोर रही होती हैं, मानो वे बोट को निगलने के लिए तैयार हों। तभी टेमी रेडियो से कांटेक्ट करके मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस भयंकर तूफान में किसी से भी संपर्क नहीं हो पाता। अब रिचर्ड को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह टेमी से कहता है कि तुम बोट के अंदर चली जाओ, यहाँ ऊपर काफी खतरा है। हालांकि वह रिचर्ड को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह उसे जबरदस्ती नीचे भेज देता है। तभी एक विशाल लहर बोट को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसके टकराते ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है और नाव पलट जाती है। ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां से इस दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है। अब काफी देर तक बेहोश रहने के बाद जब टेमी को होश आता है तो वह हर तरफ रिचर्ड को तलाशती है। फिर वह बोट के ऊपरी हिस्से में जाकर दूरबीन से देखती है, लेकिन रिचर्ड कहीं नहीं था। अब वह एक बार फिर रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान ने पूरी बोट को ही तबाह कर दिया था, जिसमें वह रेडियो भी खराब हो चुका है और टेमी किसी से भी संपर्क नहीं कर पाती। इस घटना से वह पूरी तरह निराश और हताश हो जाती है। अब ना तो रेडियो काम कर रहा है, ना इंजन और ना ही कोई मदद की उम्मीद है। फिर वह थक हार कर उसी सेलिंग बोट के ऊपर सो जाती है। जब 15 घंटे बाद उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि कुछ दूरी पर एक छोटी नाव मौजूद है, जिसके ऊपर रिचर्ड मौजूद है। ये देखकर टेमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह जल्दी से बोट स्टार्ट करके उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इंजन स्टार्ट नहीं होता। ऊपर से उसकी सेल भी टूट चुकी थी, जिसे वह ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह बोट से नीचे गिर जाती है और बोट बहकर टेमी की पहुंच से दूर जाने लगती है। अगर ऐसा हुआ तो टेमी भी डूबकर मर जाएगी, इसीलिए वह पूरी जान लगाकर बोट तक पहुंचने की कोशिश करती है और उस तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाती है। फिर वह बोट को डूबने से बचाने के लिए टैप से छेदों को बंद कर देती है और पंप की मदद से अंदर भर चुके पानी को बाहर निकालने लगती है। इतना करने के बाद वह फिर से सेल को ठीक करने की कोशिश करती है। हालांकि वह उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती, लेकिन अब बोट हवा के साथ चलने लगी है, जिसके बाद वह बोट को उसी दिशा में मोड़ देती है जहां छोटी नाव पर उसने रिचर्ड को देखा था, ताकि वह उसे बचाकर वापस ला सके। अब बोट धीरे धीरे रिचर्ड के नजदीक पहुंचती है। फिर टेमी उसे वापस लाने के लिए पानी में कूद जाती है और बोट के नजदीक पहुंचकर देखती है कि रिचर्ड अभी भी जिंदा है, लेकिन वह काफी जख्मी हालत में है। जिसके बाद बड़ी मशक्कत करके वह उसे बोट पर वापस ले आती है, लेकिन रिचर्ड को काफी चोटें आई हैं। उसका एक पैर और पसलियां टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से वह काफी दर्द में होता है। फिर टेमी वहां मौजूद दवाइयों से उसका इलाज करने की कोशिश करती है, ताकि रिचर्ड को थोड़ी राहत मिल सके। दरअसल अब टेमी की जिम्मेदारी काफी बढ़ चुकी थी। उसे बोट चलाने के साथ साथ रिचर्ड की भी जान बचानी है। लेकिन मैप जांचने पर पता चलता है कि ये लोग किसी भी रूट पर नहीं हैं, यानी कि जिस जगह ये लोग फंसे हुए हैं वहां से कोई भी जहाज नहीं गुजरता जो इनकी मदद कर सके। टेमी हिसाब लगाती है कि सैन डिएगो पहुंचने में इन्हें महीनों लग सकते हैं, लेकिन इतने दिनों तक ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे और भूख से बीच रास्ते में ही मर जाएंगे। फिर टेमी कहती है कि हम सैन डिएगो ना जाकर हवाई जा सकते हैं, जो शायद हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये सफर लगभग 5000 मील का था, जिसके बाद वह बोट को हवाई की तरफ मोड़ देती है। अब समंदर में फंसे हुए इन लोगों को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं। जिसके बाद टेमी खाने पीने का सामान इकट्ठा करती है। हालांकि इनके पास मुश्किल से 1 हफ्ते भर का राशन बचा था, जो हवाई पहुंचने के लिए काफी नहीं है। रिचर्ड कहता है कि हमें प्रोटीन के सहारे जिंदा रहना होगा, इसीलिए तुम्हें मछलियां पकड़नी चाहिए। लेकिन टेमी एक वेजिटेरियन महिला होने के नाते ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वह किसी को भी दर्द देना नहीं चाहती थी। हालांकि रिचर्ड के काफी समझाने के बाद उसे मछलियां पकड़ने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। इस तरह इन्हें समंदर के बीच फंसे हुए 18 दिन गुजर जाते हैं और इनका पीने का पानी भी अब लगभग खत्म हो चुका था। फिर अचानक एक दिन तेज बारिश होने लगती है, जिसके बाद टेमी खाली कैन में बारिश का पानी इकट्ठा करती है, जो इनके लिए किसी जीवन दान से कम नहीं था।
फिर एक दिन टैमी जब रिचर्ड को गाकर सुना रही थी तो वह कहता है कि काश तुम मुझे मिली ही ना होती तो आज इस परेशानी में ना होती। ये सुनकर टैमी की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहती है कि लेकिन फिर तुम मेरी यादों में नहीं होते, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर एक रात जब वह सो रही थी तो देखती है कि एक बहुत बड़ा कार्गो शिप उनकी ही तरफ आ रहा है। ये देखकर टैमी मदद के लिए फ्लेयर गन से फायर करती है, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं देख पाते और कुछ देर में अचानक वह शिप गायब हो जाता है, जिसके बाद टैमी को एहसास होता है कि उसे भ्रम होने लगा है। दरअसल लंबे समय से समंदर में फंसे होने के कारण उसका दिमाग हेलुसिनेट कर रहा था। इसके बाद टैमी और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह रिचर्ड से कहती है कि शायद हम मर चुके हैं। रिचर्ड कहता है कि ऐसा नहीं है, हम थक चुके हैं और भूखे हैं। फिर अगले दिन वह रिचर्ड का पैर चेक करती है, जो अब और ज्यादा बुरी हालत में था। आज समंदर में फंसे हुए इन्हें 31 दिन गुजर चुके हैं। रिचर्ड कहता है कि टैमी देखो, आज सुबह का आसमान लाल है, ये तूफान के आने की चेतावनी देता है। लगता है हम फिर से मुसीबत में फंसने वाले हैं। जिसके बाद टैमी सभी रस्सियों को अच्छे से टाइट कर देती है और बारिश से बचने के लिए एक छत तैयार करती है। लेकिन खुशकिस्मती से उस रात तूफान नहीं आता, बस तेज हवाएं ही चलती हैं। लेकिन अभी भी इनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। फिर एक दिन टैमी को सच्चाई का एहसास होता है। वह कहती है कि रिचर्ड, अब मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। फिर पीछे देखने पर पता चलता है कि जिस जगह रिचर्ड लेटा हुआ था वह खाली है। दरअसल रिचर्ड कभी इस बोट पर था ही नहीं, ये केवल टैमी का भ्रम था जो उसे रिचर्ड के होने का एहसास करा रहा था। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि तूफान की उस रात रिचर्ड की मृत्यु हो चुकी थी और वह समंदर की गहराइयों में समा चुका था। टैमी इस बोट पर हमेशा से अकेली ही थी, लेकिन रिचर्ड की छवि उसके अंदर जिंदा थी, जो उसे जिंदा रहने की हिम्मत देती रही। हालांकि इतने लंबे सफर के बाद टैमी बेहद कमजोर हो गई थी। उसका शरीर और दिमाग धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था, लेकिन वह जिंदा रहने की भरपूर कोशिश कर रही है। फिर एक दिन एक नन्ही सी चिड़िया उड़ती हुई उसकी बोट पर आकर बैठ जाती है, जिसका मतलब था कि आसपास कहीं जमीन है। अब जिस दिशा में चिड़िया उड़ान भरती है, टैमी दूरबीन से उसी तरफ देखती है, जहां सामने उसे एक आइलैंड नजर आता है, जिसे देखकर टैमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपनी नाव को उसी दिशा की तरफ मोड़ देती है। तभी कुछ दूरी पर उसे एक जापानी जहाज दिखाई पड़ता है, जिसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वह उनकी तरफ फ्लेयर गन चलाती है। वो लोग भी उसे देख लेते हैं और जहाज को टैमी की तरफ घुमा देते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देख टैमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वो लोग टैमी को रेस्क्यू करने के लिए उसके नजदीक जाते हैं और सबसे पहले उसके लिए थोड़ा खाना और पानी ऑफर करते हैं। जिसके बाद उसकी बोट को उस बड़े से जहाज के पीछे बांधकर किनारे लाया जाता है और आखिरकार 41 दिनों के इस दर्दनाक सफर के बाद टैमी को एक नया जीवन दान मिलता है। हालांकि इस सफर में वह अपने मंगेतर रिचर्ड को हमेशा के लिए खो देती है। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि टैमी उसी आइलैंड पर वापस आई है जहां वह पहली बार रिचर्ड से मिली थी। वह उसकी बोट के अंदर जाती है, जिसमें उन दोनों की कई सारी तस्वीरें मौजूद होती हैं। उन्हें देखकर टैमी काफी इमोशनल हो जाती है और रिचर्ड को याद करके रोने लगती है। फिर वह रिचर्ड की दी हुई ड्रेस को पहनकर बीच पर जाती है और उसकी याद में उसके द्वारा दी हुई अंगूठी और फूल को समंदर में बहा देती है। फिर मूवी के लास्ट में कुछ असली तस्वीरों को दिखाया जाता है, जिनमें तब टैमी की उम्र 24 साल और जबकि रिचर्ड 33 साल का था। हालांकि इस घटना के बाद भी टैमी ने सेलिंग करना जारी रखा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एड्रिफ्ट मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।